आप देख रहे हैं मनी नाइन। मैं हूं प्रियंका संभव और ये वक्त है मनी नाइन हेल्पलाइन का। आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी निवेश की बात होती है तो फिक्स्ड इनकम स्ट्रैटेजी आपको क्या करनी चाहिए, यानी कि फिक्स्ड इनकम के कौन से वो निवेश है जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए। हमेशा बात होती है कि इक्विटी आपको ज्यादा रिटर्न देते हैं और इसलिए इक्विटी में लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। हमने अभी लेटेस्ट जो म्यूचुअल फंड एम्फी का एक डेटा था उसमें भी देखा कि सिप्स बढ़ रहे हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में इनफ्लोस भर रहे हैं। लेकिन इन सबको बैलेंस करने के लिए आपके पोर्टफोलियो में फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स भी होने चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी। उनसे हम समझेंगे कि किस तरह के फिक्स्ड इनकम में आपको निवेश करना चाहिए और ये मस्ट है। साथ ही में आपके भी तमाम सवालों का जवाब देंगी प्रबलीन मेरे साथ। हेलो प्रबलीन, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच, आपने मनी नाइन के लिए वक्त निकाला। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट, इसको कहीं ना कहीं हम लोग या तो बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं या फिर बिल्कुल नहीं देते हैं। कुछ लोग जो है वो केवल इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं जहां से एक गारंटीड रिटर्न उनको मिलने वाला है, उनकी कैपिटल सेफ्टी रहती है, और कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पे तो कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। इसको कैसे बैलेंस करके रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? हाय प्रियंका, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। बिल्कुल आपने ठीक बोला कि इट्स लाइक वो या तो बहुत लवर्स होते हैं या हेटर्स होते हैं फिक्स्ड इनकम के। कई लोगों को लगता है कि बहुत ही बोरिंग इंस्ट्रूमेंट है, रिटर्न ज्यादा नहीं मिलते हैं तो क्यों इन्वेस्ट किया जाए। और कुछ जो बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ऑलमोस्ट पूरा ही एलोकेशन फिक्स्ड इनकम की तरफ होता है। सो आई थिंक कुछ यहाँ पे चीजें हैं प्रियंका विच आई लाइक टू से। जैसे हम लोग हमेशा इनकरेज करते हैं कि आप इक्विटीज में जब इन्वेस्ट करना शुरू करें, जल्दी अर्ली एज में इन्वेस्ट करना शुरू करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ समझने की है, जब इक्विटीज की बात कर रहे हैं हम कहते हैं आप उसको लंबा कंटिन्यू करो और हम उस कंपाउंडिंग को के प्रोसेस को बीच में ना छेड़ें। राइट, अब उसको ना छेड़ें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका साइमल्टेनियसली कुछ बकेट्स आपकी फिक्स्ड इनकम की भी बन रही हो। पहली तो एक वो जो आपका इमीडिएट खर्चा उठा सके अगर कोई ऊंच नीच हुई, आपकी जॉब चली गई, जैसे हमने कोविड में देखा है, पैंडेमिक के ड्यूरिंग सैलरीज में कट हुआ है या जॉब लॉसेस हुए हैं। सो पहला जो फिक्स्ड इनकम एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए किसी भी इन्वेस्टर के पास, वो एक चाहे फिक्स डिपॉजिट में रखें चाहे किसी लिक्विड फंड में, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, हैज टू बी द कंटिजेंसी फंड। इमरजेंसी के लिए कंटिजेंसी फंड, अपने खर्चे चलाने के लिए। तो आपके कम से कम 1 साल का मंथली एक्सपेंसेस हो, आपका कोई प्रीमियम जाता है लाइफ इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का, उसका अमाउंट हो, उसके अलावा आपकी कोई इन्वेस्टमेंट जाती हैं वो भी हो, ताकि आप कम से कम 1 साल का आपको विंडो मिले अगर कोई क्राइसिस आ गई आपकी लाइफ में। सेकंड प्रियंका, हम थोड़ा सा लंबा चलते हैं। जैसे आज की तारीख में हम सारे ट्रैवल करना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई ना कोई हम चीज अपग्रेड करना चाहते हैं। आप टीवी भी अगर बड़ा लेने जाएंगे तो लाख रुपए का आता है। सो एक आपकी ऐसी बकेट भी हो सकती है फिक्स्ड इनकम की जो आप 1 से 2 से 3 साल के पीरियड के लिए प्लान करें, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट चाहे एसआईपी के थ्रू डाल दो, वेदर इट इज अ डेट फंड, या आप रेकरिंग डिपॉजिट कर लो, ताकि वो कॉर्पस एक आपके काम आ जाए। एक थोड़ा सा एक जमा हो जाता है पैसा जो किसी भी बड़ी परचेज के लिए काम आ सकता है, हॉलीडे के लिए काम आ सकता है। सो दैट्स द सेकंड। एंड आई थिंक थर्ड इज योर लॉन्ग टर्म, कि आपने डाल के, जैसे बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि आपकी इक्विटीज के साथ फिक्स्ड इनकम भी हो। बेसिक प्रोडक्ट लाइक अ पीपीएफ, इवन इफ इट्स गिविंग 7.1% रिटर्न, तो प्रियंका अगर हम कोई 1.5 लाख सालाना डाल रहा है तो 11वें साल तक जो इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा उनको, वो एक्चुअली उनकी सालाना कॉन्ट्रीब्यूशन से ज्यादा होगा। So over a period of compounding really helps, and then these are tax free. आप पीपीएफ देख लो, आप ईपीएफ देख लो, इन इंस्ट्रूमेंट्स का भी फायदा डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को उठाना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है, एक तो जब मार्केट्स गिरी होती हैं तो पैसे नहीं होते, ना आपने लिक्विड फंड में रखे होते हैं ना आपने किसी एफडी में। एक थोड़ी सी बकेट वो भी बन सकती है, और अगर कोई इमरजेंसी आए तो आप अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के कंपाउंडिंग प्रोसेस को ब्रेक नहीं करते हो। सो आई फील कुछ नहीं तो इन्हीं बेसिक चीजों के उसके लिए इन्वेस्टर्स के पास कुछ फिक्स्ड इनकम का पोर्टफोलियो रखना डेफिनेटली जरूरी है अक्रॉस दीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक। तो प्रोडक्ट्स में प्रवीण आपने बोला कि पीपीएफ, तो उसमें मुझे लगता है एक लंबा लॉक इन पे होता है, राइट? तो एब्सोल्युटली। अब ईपीएफ तो वही कर पाएंगे जो कि सैलरीड है और उनको हो पाएगा। तो इन दोनों के अलावा
और कौन से ऐसे फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट है जहां आप इन्वेस्ट करने के लिए कहती हैं? क्या बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट जो काफी विलन लगते हैं कई लोगों को, क्या वहां पर भी आप इन्वेस्ट करने के लिए कहेंगी? नहीं प्रियंका सी जो एफडीज में हम लोग कहते हैं कि आप ना डालो, मे बी अ डेट प्रोडक्ट यू कैन चूज, एक्चुअली वो उन लोगों के लिए है जो 30% इनकम स्लैब में आ जाते हैं। बिकॉज सी ओके। डेट फंड्स के क्या बेनिफिट होते हैं, अगर मेरा कुछ इक्विटी में लॉस हुआ है तो मैं उसको सेट ऑफ कर सकती हूँ अपने डेट फंड्स के गेन के अगेंस्ट। सेकेंडली कि आपके पास इंडेक्सेशन का बेनिफिट लग जाता है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो डेफिनेटली डेट फंड्स एंड फिक्स डिपॉजिट्स या इवन पोस्ट ऑफिस का कोई प्रोडक्ट, ये बेसिक प्रोडक्ट, ओके। जैसे किसी का 5 साल का ड्यूरेशन है, इवन एनपीएस इज नॉट बैड, आपको 6.8% पे एनुअल कंपाउंडिंग दे रहा है। सो इवन दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी सीन। बट आई थिंक फिक्स्ड इनकम में ये बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाता है कि एक गोल को ना, जैसे आपने 2 साल के लिए लगाना है तो आपके पास थोड़ा लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो आपका या तो एफडी कम ड्यूरेशन का हो या आपने डेट फंड में डाल दिया। जो 5-7 साल का पीरियड है उसमें तो आप दूसरे प्रोडक्ट्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसे एनपीएस हो गया। एंड देन ऑफ कोर्स जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए तो है ही है। दूसरा एक पूरी कैटेगरी आ जाती है हमारे पास फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स की, जो वो बट यूज कर आई सकते हैं। डोंट अग्री प्रॉब्लम कि एनपीएस वैसे काम कर सकता है, क्योंकि एनपीएस से तो हमें विड्रॉ करने को मिलेगा जब हम 60 इयर्स के ही होंगे, तो वो हमेशा सॉरी, नॉट एनपीएस, एनएससी, ओके 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 एनएससी विद अ 5 year विद अ ओके 6.8%, सॉरी। राइट राइट, सो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो कि यस आप यस, पोस्ट नेशनल ऑफिस के, सेविंग सर्टिफिकेट जो हमारे पोस्ट ऑफिस में हम लोग खोलते हैं। राइट, तो पोस्ट ऑफिस के कुछ स्कीम्स, बैंक एफडी, पीपीएफ जैसे ऑप्शन है, इनको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। एक बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल। जो यहाँ पर बप्पा साहब हमारे बहुत ही रेगुलर व्यूअर है, पूछ रहे हैं कि अटल पेंशन योजना, क्या ये एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर सकती है? इनफैक्ट अटल पेंशन योजना पे मैंने अभी एक एक्सप्लेनर भी बनाया है, तो बप्पा साहब कह रहे हैं ओके। कि क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है? ओके, चलो मैं आपका वीडियो देखूंगी डेफिनेटली प्रियंका, वो वाला। पर जितनी मेरी थोड़ी नॉलेज है, यू में करेक्ट मी अगर मैं कुछ गलत बता रही हूँ। एक तो इसमें एज रिस्ट्रिक्शन है, 18 से 40 साल की उम्र के यस, बीच यू में आर है, आप राइट। कर सकते हो। दूसरा प्रियंका, ये आइडियली एक्चुअली गवर्नमेंट ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए निकाली है। जो लोग थोड़ी रकम डाल के कुछ उनको बुढ़ापे में कुछ पेंशन आनी शुरू हो जाए, तो एक तो इसमें मैक्सिमम पेंशन आपको 5,000 तक ही मिल सकती है। तो अगर आज कोई सोचेगा भी तो 5,000 शायद बहुत ज्यादा ना हो, बल्कि आपके एक दो ही शायद खर्चे उठा पाए। फॉर अ रेगुलर सैलरीड पर्सन जिसका आज की तारीख में महीने का खर्चा लेट से 20 से 25 या 30,000 का हो रहा है, तो 5,000 एक तो कम अमाउंट हो जाता है। बट हाँ, खोलने में कोई बुराई नहीं है। बट वही बात है कि अगर आप ईपीएफ कर रहे हैं, अगर आप पीपीएफ कर रहे हैं, आप इनको यूज करिए, आप एनपीएस को यूज करिए। एनपीएस आई थिंक सेम काइंड ऑफ टाइम होराइजन में आपको बेटर रिटर्न्स दे सकता है। यस। सो आई वुड से दैट इसका कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स, आप 30 साल के हैं तो आप करीबन 500 रुपए डाल के आपको कल को 5,000 मिल सकता है महीने का। बट आई फील कि इसकी अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और मैक्सिमम अमाउंट पे जो कैपिंग है उसका बेनिफिट नहीं है। एटीसी में भी आप क्या अवेल करेंगे अगर आप 500 रुपए महीने का डाल रहे हैं, तो आपको वो वाला भी कुछ खास फायदा नहीं होगा। सो आई फील यहाँ पे एनपीएस देन बिकम्स अ बेटर ऑप्शन विजावी अटल पेंशन बिल्कुल, योजना। अगर पेंशन के लिए ही आप करना चाहते जी हैं और जी, ऐसा है, तो फिर एनपीएस आपको एक बेटर ऑप्शन लगेगा, लेकिन बेटर आप ऑप्शन। पर अलाउ, ये डिपेंड करता है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो प्रॉब्ली आप अटल पेंशन योजना में निवेश कीजिए, क्योंकि अब ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि केवल अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई या भी। बट अनदर पॉइंट प्रियंका विच आई लाइक टू मेक हियर, जैसे एनपीएस में क्या है, 500 रुपए का हमारा मिनिमम है। एंड हम्म। हम लोग कम से कम 60% अपना पैसा, मतलब 40% से आई थिंक आपको एन्युटी लेनी है, एंड रेस्ट यू कैन टेक आउट एनपीएस में। हम्म। अटल पेंशन योजना में आई थिंक निकालने पे भी वो डिफरेंट होता है कि अगर हस्बैंड की डेथ हुई तो वाइफ को मिलती रहेगी, यस। और नॉमिनी को भी जो अमाउंट मिलेगा वो आई थिंक फिक्स्ड है। डिफाइंड सम होता है यस। कि आपको 8-8.5 लाख मिलेगा अगर आपने 5,000 वाली पेंशन चूज की है। तो वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक यहाँ पे। ठीक है पापा जी, और भी अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो मेरा एक्सप्लेनर वीडियो देख या लीजिएगा। या वैसे रवि ने सारे पॉइंट्स टच कर दिए जो मैंने भी कवर किए हैं। शशि कुमार का सवाल लेते हैं। सिंस मुझे लगता है मैं आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग पर इतनी बार आपसे बात कर चुकी हूँ, इसलिए ये सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ है कि ओके मेरे ओके पोर्टफोलियो में 2 इंटरनेशनल फंड है, पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी फंड और मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 एफओएफ। क्या ये फंड ओके। सही है? अच्छा, ऑलरेडी है हम्म। पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी। एंड नेस्डैक 100।
ओके, कितने टाइम से ये कर रहे हैं ये नहीं लिखा है। प्रियंका, दोनों ठीक है, डिफरेंस है दोनों में। पीजीआईएम इंडिया का जो ग्लोबल फंड है ये एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, एंड इसका 50% 55% एलोकेशन जो है वो यूएस जस्ट मार्केट्स में। स्टॉप यू, क्योंकि सेम सवाल ना जैद भी पूछ रहे हैं और इन्होंने अपना अच्छा, टाइम भी बताया, तो मुझे लगता है आप दोनों आंसर क्लब कर सकती हैं। ओके, ये भी नैस्डैक 100 और पीजीआईएम के ग्लोबल फंड के बीच में चूज करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म होराइजन है, दोनों में करें, 1 और 2 फंड फॉर लॉन्ग टर्म, क्या आप इनको अच्छा, सलाह देंगे? ओके, और दोनों, ये भी ओके, नैस्डैक 100, हालांकि इन्होंने अच्छा, ओके, मोतीलाल ओसवाल नहीं लिखा है, बट फन सेम है, गॉट इट, ओके। सो पीजीआईएम वाला जो हो गया फॉर मिस्टर जैद एंड शशि जी दोनों के लिए, वो बेसिकली अक्रॉस द जो ग्लोबल मार्केट्स है उसमें पैसा लगाएगा, जिसका 50% तक, 55%, 60% तक भी गया है एलोकेशन यूएस मार्केट्स में होगा। इसके अलावा आपका अर्जेंटीना हो गया, फ्रांस हो गया, नेदरलैंड्स हो गया, जर्मनी हो गया, इस टाइप की मार्केट्स में भी पैसा लगता है। सो इसका इट्स एक्टिवली मैनेज्ड फंड, और जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड है यानी कि वह फंड मैनेजर अपनी वैल्यूएशंस के बेसिस पे दूसरे क्राइटेरिया पे इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां पे। तो प्रियंका, लाइक आज की तारीख में अगर हम यूएस मार्केट्स को देखें, जैसे नास्डैक 100 हो गया, इट्स अ मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स, यानी कि जिसका शेयर प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, बेसिकली वो कंपनी टॉप पे आती हैं। तो कोई भी आज की तारीख में आप यूएस का इंडेक्स फंड उठाओगे, उसमें एप्पल फॉलोड बाय माइक्रोसॉफ्ट होगा, देन फेसबुक होगा, अल्फाबेट, गूगल जो है बेसिकली, टेस्ला, ये आपको कंपनीज देखने को मिलेंगी। सो दैट्स अ सिंपल स्ट्रैटेजी। आपको पता है कि हम एक इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, सस्ता बैठेगा फ्रॉम अ क्लाइंट, फ्रॉम अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी इंडेक्स फंड। सो वहां पे पीजी नास्डैक 100 बिकम्स अ बेटर चॉइस। पीजीआईएम का ये बेनिफिट है कि आपको ग्लोबल थोड़ा सा एलोकेशन दे रहा है, पर एक्टिवली मैनेज्ड है इसलिए महंगा है। तो अगर उनको लगता है कि वो यूएस मार्केट्स में ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, देन नास्डैक 100, अदरवाइज पीजीआईएम। बट थोड़ा सा ओवरलैप होगा, जैसे पीजीआईएम का भी टॉप अगर हम होल्डिंग देखेंगे तो टेस्ला है, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नास्डैक 100, सो देर विल बी सम ओवरलैप एज वेल। But ओके। PGIM is about 35 to 40 stocks, and Nasdaq 100 is it's a 100 stock index और basically. एक बड़ा डिफरेंस है, एक एक्टिवली मैनेज फंड है और एक पैसिव या फंड एक है। पैसिवली, सो कॉस्ट का फर्क होगा यहाँ पे। राइट। नितेंद्र अपना पोर्टफोलियो हमारे सामने रख रहे हैं, इनके पास है एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मिराय इमर्जिंग ब्लू चिप, मोतीलाल ओसवाल S&P 500, यूटीआई नेक्स्ट 50, यूटीआई निफ्टी 50 एंड इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड। डू आई Okay. रिक्वायर एनी चेंज? नहीं, it's a very nice portfolio because SBI small cap among small caps, I would say, बहुत consistent performer है. Even Axis mid cap is a good choice. Parag Parekh, of course, is one of the very good flexi cap funds. Um, Mirai, again blue chip, and I think नहीं, प्रियंका, इनने लार्ज कैप को कवर करने के लिए इंडेक्स फंड्स चूज कर रखे हैं, अदरवाइज इनके पास एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं। एंड आई लाइक दिस कॉम्बिनेशन बिकॉज जो पराग पारेख है उनकी जो होल्डिंग्स हैं उसके साथ इन लोग, इनने जो मोतीलाल को लिया है ना, इट्स अ नाइस कॉम्बिनेशन एक्चुअली, बिकॉज नास्डैक 100 लेते तो कुछ स्टॉक्स में ज्यादा एलोकेशन हो जाती। सो आई थिंक ओवरऑल अच्छा है, कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। ओके। सो रिंकू का सवाल दो हिस्से में है, ये अपने और अपनी वाइफ के पोर्टफोलियो को डिस्कस कर रहे हैं। इनकी वाइफ के पोर्टफोलियो में है डीएसपी मिड कैप 5000 का, ये कर रहे हैं सिप, आईसीआईसीआई अपॉर्चुनिटी फंड अगेन 5000 सिप, एक्सिस ब्लू चिप 5000 मंथली सिप, टाइम होराइजन 12 इयर्स। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पर रिंकू का पोर्टफोलियो भी अब आ जाएगा, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स, Parag Parekh Flexi Cap, Axis Mid Cap, SBI Small Cap, Mirai Emerging Blue Chip, Axis Small Cap. Okay. Time horizon 12 years. PPF में भी इन्वेस्टमेंट है दोनों का 1.5 लाख। वेरी नाइस। ओवरऑल आई थिंक दोनों का ठीक है। आईसीआईसीआई अपॉर्चुनिटीज के लिए मैं डेफिनेटली बोलूंगी इट्स अ थीमेटिक फंड, तो वहां पे उस चीज को समझ के चले, बिकॉज इट्स नॉट अ, इट्स लाइक अ सैटेलाइट, जैसे हम कहते हैं ना कि पोर्टफोलियो का कोर कुछ होल्डिंग्स होती हैं और कुछ सैटेलाइट। तो आईसीआईसीआई अपॉर्चुनिटीज कैन वर्क वेल आल्सो बिकॉज वो कुछ स्पेसिफिक चीजों पे काम करता है जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे भी पावर सेक्टर में उसका बहुत एलोकेशन है। सो उस तरीके से तो थोड़ा सा उसका रिस्क प्रोफाइल अलग रहेगा। उसके अलावा
स्मॉल कैप में इनने 2 फंड्स में डाल रखा है। आई वुड से कि वन इज गुड इनफ, ही कैन जस्ट गो विद एसबीआई स्मॉल कैप। 2 की अलग से जरूरत नहीं है। एंड अदरवाइज ओवरऑल आई थिंक फॉर बोथ ऑफ देम पोर्टफोलियो इज गुड। और इनकी वाइफ का भी आपने देख लिया, डीएसपी मिड कैप। ओके, हाँ, आईसीआईसीआई उन्हीं के पास आई थी, अपॉर्चुनिटी आईसीआईसीआई उन्हीं के कैप। पास है, यस, राइट। यस, एंड ओके। ब्लू चिप, एक्सिस ब्लू चिप, अगर अभी बहुत कम टाइम हुआ है तो चाहे तो इंडेक्स फंड पिक कर सकते हैं फॉर लार्ज कैप। अगर टाइम हो गया है, डाल रहे हैं, देन प्रियंका कंटिन्यू कर ले, बिकॉज उनके पास उधर पैसिव फंड है आई थिंक अपने लार्ज कैप के लिए। सो राइट। इसका कुछ ऑल्टरनेटिव भी देख सकते हैं, एक प्रॉपर ग्लोबल फंड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो स्मॉल कैप में थोड़ा सा कम कीजिए और एक हाँ, ग्लोबल एक फंड फंड। या पैसिव फंड भी ऐड कर किया जा सकता है रिंकू जी। निक्कू कुमार का सवाल है, म्यूचुअल फंड्स के अलावा इक्विटी में इन्वेस्ट करने के और क्या ऑप्शन है? Okay, equity में invest as in PMS and all? आई डोंट नो, Uh, ही जस्ट रिटन दिस कि क्या okay. ऑप्शन है। आई थिंक सीधा फिर आपके पास शेयर मार्केट का ही ऑप्शन बचता हाँ, है। आप अपने से पिक कर डायरेक्ट सकते हैं, डेफिनेटली बहुत एप्स हैं, डीमैट अकाउंट खोल के आप डायरेक्ट स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। आप तो आप ग्लोबल स्टॉक्स भी डायरेक्टली पिक कर सकते हैं। बट प्रियंका, आई थिंक बुल मार्केट्स में ऐसा हो जाता है व्हेन रिटर्न्स बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं, लगातार कुछ टाइम पीरियड के लिए, कि हम लोग थोड़ा सा अपना जो सेफ्टी गार्ड है ना, वो जैसे कि बड़ा मजा आ रहा है तो हेलमेट उतार के साइड में रख दी, स्पीड में जा रहे हैं तो हवा लग रही है। बट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर बहुत वेल रिसर्च्ड पिक कर रहे हैं तभी, अदरवाइज म्यूचुअल फंड्स आई थिंक इज अ वेरी गुड वे टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट्स। चलिए, शांतु मंडल का सवाल ले लेते हैं हम। इन्होंने अच्छा शो शुरू होने के पहले ही भेज दिया था, 4 बजे 4:22 पर। चाइल्ड हायर एजुकेशन इन 2037, व्हेन टू स्टार्ट विड्रॉइंग फ्रॉम माय इक्विटी टू डेट, विच डेट, दैट इज लिक्विड और आर्बिट्राज और समथिंग एल्स। ये आपके सामने हम ले आए प्रवीण ओके, वेरी क्वेश्चन, नाइस। शांतु का। अच्छा, हाँ, बेबी इनका मेरे ख्याल से 2-2.5 साल का होगा, इफ ही सेइंग कि 37 में चाहिए, 16 साल हैं अभी। प्रियंका, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज हमें पोर्टफोलियो से पैसा निकालना कब है वो भी एक बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। सो अगर इनका गोल है कि 2037 में इनको रिक्वायरमेंट होगी, सो उससे 2 से 3 साल पहले से डेफिनेटली, वैसे तो रीबैलेंसिंग हम लोग कहते हैं कि पहले भी थोड़ी बहुत करनी चाहिए, बट लेट्स से अगर ये छोड़ भी देते हैं और अभी नहीं देखते अपने फंड्स को, तो भी आराम से 2 से 3 साल पहले तो डेफिनेटली शुरू करना है। उससे एक तो थोड़ा सा आपका टैक्स लायबिलिटी स्प्रेड आउट हो जाएगी, जैसे लेट्स से 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, और प्लस उनका थोड़ा कंसोलिडेट होने लग जाएगा एंड आप लास्ट मिनट मार्केट मूवमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, कुछ अनफोर्सीन इवेंट आ गया तो। सो अगर 2037 का है तो मतलब बाय 34, लेट्स से 33-34 एक्टिव हो जाए, थोड़ा देखना शुरू करें क्या मार्केट्स में, और ग्रेजुअली हल्का हल्का मूव करना शुरू कर दें। डेट या आर्बिट्राज, आई फील वो उस टाइम पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि आज से 15-16 साल बाद क्या बेटर ऑप्शन होगा, बट डेफिनेटली जाना तो बिल्कुल लो रिस्क में है उस टाइम पे। और 3 साल का जो विंडो है उस समय आपको ग्रेजुअली शुरू करना होगा ये प्रोसेस, जो है आपके गोल के 3 साल पहले। अच्छा, तो विवेक जी उससे जो के डेट फंड होता है प्रियंका, वो भी कई बार इंडेक्सेशन के लिए ना एलिजिबल हो जाता है एक्चुअली, दैट्स आल्सो एन एडवांटेज, उनके अगर लिए अमाउंट बड़ा है तो। हम्म। विवेक गोयनका का सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, पूछ रहे हैं कि इफ आई वांट टू इन्वेस्ट 100 रुपीज एवरी मंथ, तो उसमें से कितना पैसा फिक्स इनकम में डालना चाहिए एवरी मंथ, एंड व्हाट आर द बेस्ट फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट। हालांकि हमने इस पर बात की है, पर ये एक अच्छा कैलकुलेशन हो सकता है। अगर 100 रुपए कोई डाल रहा है, उसमें से कितना हिस्सा आप कहेंगी? सो फॉर विवेक जी के लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी एसेट एलोकेशन वर्कआउट करें, कि लेट्स से 2-3 तरीके हैं इस चीज को वर्कआउट करने के। एक है कि आपने 100 में से अपनी एज को माइनस किया और उतना पैसा आपने इक्विटीज में डाल दिया, बाकी आपने डेट में डाल दिया या फिक्स्ड इनकम में डाल दिया। लेट्स से कोई 40 अगर साल का है तो उनका 60% एलोकेशन कैन गो टू इक्विटीज एंड 40% उनका उसमें होना चाहिए। सो 40% फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा प्रियंका, कि 100 में से कितना डालना है ये आप अपने गोल्स के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा तरीका अपनी एसेट एलोकेशन वर्कआउट करने का, और अपना रिस्क एपिटाइट, एग्जैक्टली, आपकी रिस्क आपका प्रोफाइल क्या है, गोल, तो इन आपका तीनों रिस्क। चीजों को कंबाइन करके उनको वर्कआउट करना पड़ेगा कि कितना डालना है। मतलब एक 60-40 फॉर्मूला इज अ वेरी सब कॉमन। नहीं होगा,
आपको अपने इंडिविजुअली आपको देखना होगा कि आप कहाँ खड़े हैं, बिल्कुल। उस हिसाब से ये आपको डिसाइड करना होगा। ओके, तो एक कॉम्प्लीमेंट भी दिया है विवेक जी ने, प्रवलीन मैम यू हैव $1 million स्माइल। यस शी डज। आई ऑल्सो रीड योर आर्टिकल ऑन अदर प्लेटफॉर्म एंड चलिए प्रियंका मैम को थैंक भी यू। थैंक यू कह दिया है। थैंक यू थैंक यू विवेक सो जी मच। जुड़ने के लिए, और पढ़ते रहिए, देखते रहिए प्रवलीन को हमारे साथ भी। थैंक गणेश जी का यू। सवाल है, आई वांट टू इन्वेस्ट मंथली 6,000 with 10% top up yearly in two flexi cap funds to close my home loan after 13 years. Current outstanding amount is 70 lakhs. After 13 years, it will be 40 lakhs. Is it a good strategy to invest in mutual fund instead of paying extra one or two EMI? अभी तो इंटरेस्ट रेट्स लो है, सो आई थिंक ईएमआईज आर नॉट रियली हर्टिंग पीपल, बट तो भी ये 70 लाख का जो आज लोन है प्रियंका, आज से 13 साल बाद भी वो 40 लाख का खड़ा होगा, बिकॉज बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जाता है। तो मैं गणेशन है राइट इनका नाम, मैं इनको Yes, एक दो Ganesh. चीजें यहाँ पे सजेस्ट करूंगी। एक तो ईयरली बोनस आया या कोई ऐसी लमसम पेमेंट आई तो ही कैन डेफिनेटली लुक एट रिड्यूसिंग द टेन्योर, ताकि इनका प्रिंसिपल कंपोनेंट इनके होम लोन का बढ़ जाए। बिकॉज जितना आपने लंबा खींचा होता है अपना टेन्योर, होता क्या है कि आपका इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा जा रहा है एक्चुअली, बिकॉज वो थोड़ा अमाउंट प्रिंसिपल का है, ज्यादा अमाउंट आपके इंटरेस्ट का होता है। तो अगर इसको एक तो थोड़ा सा ये कंडेंस कर सकते हैं तो इट विल बी रियली गुड। एंड होम लोन क्लोज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यस ही कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट ऑल्सो। आई होप दैट ही इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग फॉर हिज अदर गोल्स, जैसे इनकी रिटायरमेंट हो गई, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप अप कर सकते हैं 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स में। अमाउंट प्रियंका एकदम से मेरे लिए बताना डिफिकल्ट होगा, बिकॉज कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टॉप अप के साथ इनका कितना बन जाएगा। बट अगर 2 फ्लेक्सी कैप लेने हैं, आई थिंक एक ही पारिक में डाल सकते हैं, बिकॉज थोड़ा मैं चाहूंगी कि अगेन एलोकेशन ग्लोबली हो, अगर अलग से नहीं भी कोई ग्लोबल फंड उठा रहे। एंड दूसरा कोई फ्लेक्सी कैप ये डीएसपी का देख सकते हैं, एक्सिस का देख सकते हैं ऑन अ 5 year रोलिंग रिटर्न बेसिस। एक्सिस इज आल्सो डन वेरी वेल। सो Right. बट ये थोड़ा सा एक बार कैलकुलेट अपना कर ले, इफ यू कैन जस्ट रीवर्क हिज होम लोन का पूरा जो पेमेंट ठीक है। शेड्यूल है। राघवेंद्र का सवाल है, म्यूचुअल फंड में मंथली सिप अमाउंट ज्यादा और कम किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है राघवेंद्र जी, हाँ प्रवीण से राइट, लेते यस हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए। पर मैं ये बोलूंगी कि ये किस इंटेंशन से कर रहे हैं प्रियंका, ये समझना जरूरी है। सी जितना एसआईपी का बेसिक पर्पस ये है कि आपका जो कैश फ्लो है वो आपके पास धीरे धीरे आता है, आपके पास लमसम नहीं है, इसलिए आप एसआईपी का जरिया ले रहे हैं, और आप मार्केट की वॉलेटिलिटी का बेनिफिट ले सकते हैं कि एवरेजिंग हो रही है। इट्स लाइक बाइंग गोल्ड, कि कभी आपने 50,000 तोले पे लिया, कभी आपने 40,000, कभी 60,000 तोले पे लिया, तो एक तरीके से एवरेजिंग हो गई। तो यहाँ पे अगर ये एसआईपी का अमाउंट भी ऊपर नीचे करने वाले तो इसका रीजन बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। इट शुड नॉट बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइमिंग द मार्केट्स, बिकॉज वो मैं बोलूंगी देन वो ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट हो जाएगी। राइट। उसको छोड़ दें फिर, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। अदरवाइज डेफिनेटली अवेलेबल है ये ऑप्शन। ये ऑप्शन है, पर आप क्यों करना चाहते हैं इसको जरूर एक बार सोचिएगा कि सही वक्त है या नहीं। मतलब टाइम जी, मत कीजिएगा मार्केट को कि मार्केट महंगे इसलिए कम कर देता हूँ इससे, अब ऐसा मत कीजिएगा। हाँ वो गलत होगा। ठीक है, चलिए प्रवीण आज का सेशन रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया एज यूजुअल आपसे बात करने में, और थैंक यू। बहुत सारी चीजें आपने समझाई, मुझे लगता है बहुत लोगों को इससे फायदा भी होता होगा। थैंक यू प्रवीण, बाय बाय। थैंक्स सो मच प्रियंका, ऑलवेज अ प्लेजर। ओके बाय, सेम हियर। सो प्रवीण को बाय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े, इतने सारे सवाल पूछे, माफी चाहूंगी जीवेश जी का सवाल छूट गया है मुझसे, और कुंजन का भी, त्रिदेव का भी आज छूट गया है, लेकिन अभी तो शुक्रवार बाकी है जी हाँ। कल भी शाम को 5 बजे हम हेल्पलाइन के साथ हाजिर रहेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप यहाँ पर भेजिए अपने सवाल, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं अपने सवाल। और जुड़े रहिए मनी नाइन के साथ, ऐसे ही हम आपको सॉल्यूशंस इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।